गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सो जर्नल टॉपिक का जीएसटी वाला पार्ट बाकी है, वो फटाफट करते हैं। जीएसटी के बारे में आपको पता होगा, बेसिक आइडिया। अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सो गुड्स एंड सर्विसेस, एक ही सर्विस नहीं है। सो गुड्स, ओके, गुड ऐसे कुछ नहीं होता। सिंगुलर इज गुड एंड प्लूरल इज गुड्स, ऐसे कुछ नहीं होता। उसका सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं, गुड्स प्लूरल फॉर्म ही। क्योंकि आप जो बिजनेस करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉटल्स का बिजनेस है, तो एक ही बॉटल सेल करोगे आप, सो हमेशा आपके पास क्वांटिटी रहेगी ना। सो गुड ऐसे कुछ नहीं होता। सो गुड्स एंड सर्विसेज, सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जब एक बेगर, भिखारी बेगर पार्ले जी खरीदता है बिस्किट, तो वो भी टैक्स पे कर रहा है इनडायरेक्टली। क्योंकि जब उसने पार्ले जी के लिए 5 रुपए 10 रुपए दिए शॉपकीपर को, तो उस 5-10 रुपए का जो भी पैक है उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। ओके, उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब उस बेगर ने भी क्या किया? टैक्स पे किया, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्टली पे कर रहा है वो। एंड डायरेक्ट टैक्स मतलब आपका जो इनकम है उसके ऊपर आप जो टैक्स पे करते हो उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। उसका रिटर्न फाइल वगैरह आप करते हो। ओके, सो मुझे बताओ भारत में कौन सा टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होगा, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि एक बेगर भी टैक्स पे कर रहा है ना। बेगर इनकम टैक्स पे करेगा क्या? नहीं, बट वो जीएसटी पे कर रहा है। ओके, मतलब ज्यादा कलेक्शन किसका होगा? इनडायरेक्ट टैक्स का। मतलब सारे लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। आप जाके मैगी खरीदोगे, आपने जीएसटी पे किया। आप रेस्टोरेंट में जाओगे, खाना खाओगे, आपने टैक्स पे किया। मतलब कितना टैक्स आप पे कर रहे हो देखो, क्योंकि लास्ट कंज्यूमर कौन है? आप हो। ओके, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला, यू आर द लास्ट कंज्यूमर। सो अल्टीमेटली टैक्स कौन पे कर रहा है? लास्ट कंज्यूमर। ठीक है, सो इट इज इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज सबज्यूम्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। सो सबज्यूम मतलब इंक्लूड, टू सबज्यूम मतलब टू इंक्लूड। इस जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स, जीएसटी में मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले थे इंडिया में, वो सब क्या किए? सबज्यूम किए, मतलब इंक्लूड किए। सच एज स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। सो हर एक स्टेट का अलग अलग वैट रहता था, महाराष्ट्र, गुजरात, ओके, मध्य प्रदेश, विच वॉज लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स। सो आपने गुड्स की सेल किए तो वैट लगता था। एक्साइज ड्यूटी विच वॉज लेविड ऑन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, एक्साइज ड्यूटी। आपने गुड्स सेल किए, वैट। ओके, सर्विस टैक्स विच वॉज लेविड ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा। आपने सर्विस प्रोवाइड की, सर्विस टैक्स। आपने इंपोर्ट किए गुड्स, इंपोर्ट करना मतलब इंडिया के बाहर से, भारत के बाहर से लाना, इंपोर्ट किए, कस्टम्स ड्यूटी। मतलब कुछ किया तो टैक्स पे करना है। आपने ट्रैवल किया, टोल फ्री है, टोल पे करना है। आप घर पे रह रहे हो, खुद का घर है, म्यूनिसिपल टैक्स पे करना है। मतलब टैक्स पे करते ही रहना है। ओके, सो ये जो सारे टैक्सेस थे, कौन कौन से? वैट,
एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, ये तीनों मर्ज हो गए जीएसटी में। बट जो कस्टम्स ड्यूटी है किसके ऊपर लगती है? इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम्स ड्यूटी। आपने इंपोर्ट किया बाहर से, ओके मतलब आपको पता है ये सब मोबाइल्स वगैरह तो इंपोर्ट ही होते हैं, लैपटॉप्स के पार्ट्स और टेक्नोलॉजिकल जो भी आइटम्स है। आपको कार बनानी है, टू व्हीलर बनानी है, तो जो भी पार्ट्स लगते हैं वो इंपोर्ट होते हैं। तो इंपोर्ट के ऊपर आपको जो टैक्स पे करना है उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम्स ड्यूटी। वो जीएसटी के अंडर नहीं हुआ, ओके मर्ज। जीएसटी में सिर्फ जो एक, अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया, आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ईवी के बैटरीज, ईवी टू व्हीलर के लिए जो बैटरीज लगते हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं ना। वी आर डिपेंडेंट ऑन विच कंट्री फॉर बैटरीज ऑफ ईवी? बरोबर, हां एकच, चायना। कामं फक्त एकच कंट्री करते, बाकीचे टाइमपास, फेस्टिवल्स, आंदोलन यातच वेळ जातो बाकीच्यांचा, ओके। सो चाइना के लोगों को फेस्टिवल्स वगैरह अलाउड नहीं है, वहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह अलाउड ही नहीं है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये अलाउड नहीं है उस कंट्री में। कौन से भी फेस्टिवल्स वगैरह नहीं। क्रिकेट वगैरह होता है क्या चाइना में? लोग कितना टाइम पास करते हैं क्रिकेट देखने में। सो वहाँ पर नो टाइम पास, सिर्फ काम करते रहना है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। पूरे वर्ल्ड को वो प्रोवाइड कर रहे हैं इतने प्रोडक्ट्स। सो उनको दिन भर काम ही करना होता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कौन सा भी एंटरटेनमेंट का सोर्स वहां पर नहीं होता है, ओके। सो बैटरीज के लिए अगेन हम डिपेंड है ऑन चाइना। बट अभी भारत सरकार क्या प्रमोट कर रही है कि आप बैटरीज क्या करो, खुद मैन्युफैक्चर करो इन इंडिया। सो क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा फिर, ओके। इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी, सो मैन्युफैक्चर किया एक्साइज ड्यूटी, सेल किया वैट, सर्विस प्रोवाइड की आपने बैटरी सर्विसिंग सर्विस टैक्स। ऐसे 3 टैक्सेस लग रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट अभी आ गया जीएसटी। सो जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज इंसिडेंस is borne by the consumers who ultimately consume the product or service। मतलब जो टैक्स पेयर है वो कौन है? अल्टीमेट कंज्यूमर एक्चुअली टैक्स पेयर है, उसके जेब से एक्चुअली टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, इनडायरेक्टली जा रहा है। आप जब पार्ले जी खरीदते हो तब आप टैक्स किसको देते हो? गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हो क्या? नहीं, शॉपकीपर को, मतलब रिटेलर है वो किसको देगा वो टैक्स? होलसेलर, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को देता है वो टैक्स, ओके। सो द इमीडिएट लायबिलिटी टू पे द टैक्स may fall upon another person such as manufacturer और provider of service। पहले वो टैक्स पे करेगा, ओके। कौन पे करेगा पहले? मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर ऑफ सर्विस और सेलर ऑफ गुड्स, but the same is collected from the person purchasing the goods, that is the recipient of goods or services। so मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, तो वो टैक्स मैं ईवी के प्राइस में लगाऊंगी ना। ईवी मेरी जो टू व्हीलर मैंने मैन्युफैक्चर की है, टू व्हीलर मैंने मैन्युफैक्चर करके किसको सेल की? ये डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं, आप शोरूम में जाते हो ना, होलसेल रिटेल करते करते आपके इधर आ गया, मैंने होलसेलर को चार्ज किया, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर, अल्टीमेटली आपने ईवी परचेस की, आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। सो प्री जीएसटी सिनारियो कैसे था? प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी द फॉलोइंग ड्यूटीज वेर लेविड, ये पता है आपको अभी। एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट का था वो, सेंट्रल सेल्स टैक्स आउटसाइड द स्टेट एंड सर्विस टैक्स। सो देखो कैसे था हमारे इधर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये एक बड़ा क्या, हाँ बड़ा भेदभाव है कि जो भी टैक्स का इनकम आ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा या स्टेट गवर्नमेंट को, ओके।
ये हमारे इधर चलता ही रहता है, करेक्ट। अगर सेम पार्टीज है सेंट्रल एंड स्टेट में तो प्रॉब्लम थोड़ा कम है, बट स्टेट में अलग पार्टी का रूलिंग है एंड सेंट्रल में अलग पार्टी का रूलिंग है तो हाँ, तो फिर गए हम। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स जो होता था उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था। फिर वैट स्टेट का था, महाराष्ट्र का वैट, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली का, हरियाणा, ऐसे। तो वो उनका था ना इनकम, स्टेट गवर्नमेंट्स का था वैट। उसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का था एंड सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ओके, सो सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट। तो कैसे होता था? फॉर एग्जाम्पल हम महाराष्ट्र में हैं, हमने क्या मैन्युफैक्चर किया है? ईवी टू व्हीलर्स महाराष्ट्र में। अभी आप महाराष्ट्र के कंज्यूमर्स को ही उसको सेल करोगे तो आपको वैट पे करना पड़ेगा, मतलब आप वैट चार्ज करोगे आपके कंज्यूमर को। ओके, बट आपका जो कस्टमर है वो फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक का है, दूसरे स्टेट का, तो आप उसको वैट नहीं चार्ज करोगे, आप उसको चार्ज करोगे सेंट्रल सेल्स टैक्स, क्योंकि वो आउटसाइड द स्टेट है। ओके, सो सेल आपने कर्नाटक के कस्टमर को किया, सो कर्नाटक का कस्टमर वो सेल्स टैक्स का अमाउंट किसको पे करेगा? आपको। एंड आप कौन से गवर्नमेंट को पे करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी कर्नाटक स्टेट। सो आउटसाइड स्टेट अगर हुआ, ऐसे कितने स्टेट्स में क्या क्या होते रहेगा? ओके, अभी बहुत सारी चीजें गुजरात से आती है जो हम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। ओके, बांधणीच्या ओढण्या। ओके, सो वो क्या हो रहा है? इंटर स्टेट सेल जब होता है तो वो अमाउंट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है एंड देन स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो कितना टाइम लगेगा आपको इमेजिन हुआ? ओके, सो जीएसटी आने में क्यों इतना टाइम लगा? क्योंकि जो वैट था वो इंक्लूड हो रहा था ना जीएसटी में। वैट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था पहले, कलेक्शन किसको मिलता था? डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को। बट अभी जीएसटी में वैट को इंक्लूड करने के बाद क्या हो गया? वो कलेक्शन किसके पास गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्शन गया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेगा। ओके, सो ये प्रॉब्लम भारत में हुआ। जीएसटी, आपको पता है जीएसटी की हिस्ट्री देखो, जीएसटी वॉज स्टार्टेड इन यूरोपियन कंट्रीज पहले। ओके, एंड 18 या 19th सेंचुरी में ही जीएसटी लग गया उधर, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में। हमारे इधर अभी लगा जीएसटी 2017 में। और फिर ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट का कलेक्शन कौन सा? एंड स्टेट सेंट्रल का। तो इसलिए आप क्या करते हो फिर? अगर जीएसटी 18 है तो एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9। सो 18% का जो कलेक्शन होगा वो 9 डायरेक्टली अपने अपने गवर्नमेंट को जाता है, 9 सेंट्रल को, 9 स्टेट को। फिर जाके सारे स्टेट गवर्नमेंट्स रेडी हो गए लोकसभा में, फिर जाके जीएसटी आ गया। समझा आपको? स्टेट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड आईजीएसटी इंटर स्टेट, गुजरात से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से गुजरात से जो सेल होते हैं, मैंने मैन्युफैक्चर महाराष्ट्र में किया, सेल किया गुजरात में, तो लगेगा आईजीएसटी। ओके, सो उस केस में आईजीएसटी एंड सीजीएसटी सेंट्रल का, सिर्फ स्टेट की जगह आए इंटर स्टेट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, फिर वो सेंट्रल को जाके स्प्लिट हो जाता है फिर से। बट एटलीस्ट विद इन द स्टेट आपने किया है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली मिल रहा है। ओके, पूरे वर्ल्ड में ऐसे सिर्फ भारत में ही है एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी।
बाकी सारे कंट्रीज में सिर्फ जीएसटी है। 100 अमाउंट है, उसके ऊपर 18%, 18 गए गवर्नमेंट को, बात खत्म। ओके, आप कितने कॉम्प्लिकेटेड कंट्री में जन्म लिया है आपने। ओके, ये तो विद इन भारत इतने प्रॉब्लम्स है। आउटसाइड भारत जो हमारे सीमा रेखानवर्ती बॉर्डर्स पे जो कंट्रीज है, वहां से भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो भारत को कितने प्रॉब्लम्स है, एंड भारत की नेक्स्ट जनरेशन कौन है? आप। तो आपके हाथ में है अभी पूरा डेवलपमेंट। तो देखो अभी कैसे मैनेज करना है भारत को, क्योंकि ये अकेला ही देश है ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड। बाकी कंट्रीज घूम के आप आओगे ना सीए बनने के बाद, अरे इधर कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। सारे कंट्री में सेम ही डिश मिलती है, राइस। सारे कंट्री में फ्रेंच फ्राइज ही मिलते हैं यूरोप में। इधर सब में मतलब बहुत ही अलग अलग लेवल का देश है हमारा। तो पूरा अभी आपके हाथ में है, आप कैसे एकता मेंटेन करके आगे जाओगे। ओके, सो आपको एकता मेंटेन ही करनी पड़ेगी, दूसरा चॉइस नहीं है आपके पास। ओके, कोई भी किसी को ओवरराइड नहीं कर सकता, सब मिलजुल के रहे तो ही भारत रहेगा, नहीं तो गए हम पूरे। और हमने एक दूसरे को मदद नहीं की तो बाहर के कंट्रीज तो बॉर्डर्स पे बैठे ही है कब्जा करने में भारत के ऊपर। तो हम ही एक दूसरे के ये तो गए हैं हम, फिर भी कितने लड़ते हैं ये। Since the taxes were levied by different authorities, central and state authorities, it was not possible to take the benefit of credit of taxes paid at different stages. For instance, when a trader received goods, say costing 1 lakh from the manufacturer, excise duty say 18%, that is 18,000 was levied on the goods sold by the manufacturer. So जो manufacturer सेल कर रहा है goods, किसको सेल कर रहा है? हाँ, कस्टमर या ट्रेडर को। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर पता है आपको, ट्रेडर मतलब वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, सिर्फ गुड्स का ट्रेडिंग। सो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 1 लाख के गुड्स सेल किए ट्रेडर को, उसके ऊपर जीएसटी एक्साइज ड्यूटी लगाया 18,000। ओके, was levied on goods sold by the manufacturer. When such trader would sell the goods to the customer, he would charge VAT, क्योंकि वो विद इन स्टेट सेल कर रहा है। एज्यूम 18%, इतना नहीं था, आपको ये भी बता देती, वैट पहले 5% था, अभी वहां से जीएसटी डायरेक्टली 18 है। ओके, पहले जीएसटी नहीं था, सर्विस प्रोवाइडर्स को सिर्फ 10% सर्विस टैक्स था। अभी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। पहले 10 था, बाद में 12 हुआ, अभी 18। एंड अल्टीमेट कंज्यूमर्स को वो पे करना पड़ता है 18%। प्राइवेट कोचिंग के अल्टीमेट कंज्यूमर स्टूडेंट्स है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। However, the trader could not avail the benefit of credit of excise duty of rupees 18,000 paid in respect of the goods purchased from the manufacturer. क्यों? क्योंकि 18,000 जो उसने ट्रेडर ने पे किया मैन्युफैक्चरर को, वो मैन्युफैक्चरर ने किसको पे किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड जो जब वो वैट कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से, फॉर एग्जाम्पल 36,000, ओके, कस्टमर से 36,000 वैट कलेक्ट करने के बाद 18,000 उसने ऑलरेडी एक टैक्स पे किया एक्साइज ड्यूटी नाम का, तो 36 माइनस 18, ऐसे 18 ही उसको पे करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं टैक्स की। टैक्स की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? लास्ट कंज्यूमर।
तो लास्ट कंज्यूमर ने 36,000 पे किया है, उसमें से ऑलरेडी इसने खुद के जेब से 18,000 पे किया है ट्रेडर ने, तो अभी वो 18,000 रख देगा खुद के पास एंड बाकी का 18,000 पे करना चाहिए उसने। ओके, बट वैट किसको जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को। सो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? वो जो 18,000 पे किए तुमने वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आए ही नहीं, वो गए सेंट्रल के पास, तो मुझे मेरे 36,000 दो। समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है? इसलिए फिर इतना टाइम लगा जीएसटी आने के लिए। फिर वो उनको क्लिक हुई आइडिया, अरे एसजीएसटी सीजीएसटी ऐसे कर देते फिर अकॉर्डिंगली। और ये आइडिया किसको आई आज जरा सर्च करो। ओके, हमारे ही फाइनेंस वाले ही लोग लगते हैं ये आइडिया आने के लिए। उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, पॉलिटिशियंस एंड इकोनॉमिस्ट, इन तीनों की जरूरत है पॉलिसीज डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उसको फाइनेंस का भी नॉलेज चाहिए, भारत के पॉलिटिक्स का भी नॉलेज चाहिए। पॉलिटिक्स मतलब पूरी हिस्ट्री स्टार्टिंग से। ओके, कौन सा पक्ष कैसे सोचता है, कौन सा रूलिंग पक्ष है, अपोजिटर क्या उस पे ऊपर ये करेंगे। ओके, पॉलिटिक्स भी समझना चाहिए। पॉलिटिक्स के साथ सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कि लोग बोल रहे इसके दे, लोग बोल रहे आरक्षण दे दो, ऐसे नहीं चलेगा। उसके साथ इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा उसके, क्योंकि जो मांगते हैं कुछ भी उनको इकोनॉमी नहीं समझती है, सो वो भी आना चाहिए। सो ये तीनों जिसको आता है वही पॉलिसी वहां पर डिसाइड कर सकते हैं। मतलब इतना नॉलेज चाहिए। बट आपको पॉलिटिशियन बनने के लिए एजुकेशन की कुछ लिमिट है क्या भारत में? नहीं है। 10वीं पास वाला भी पॉलिटिशियन बन सकता है, जिसके हाथ में आपका फ्यूचर आपने दे के रखा है। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं, आप में से कितने लोग जाएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं मैम, मैं तो सीए बनूंगा, कॉर्पोरेट में जाऊंगा, 2 लाख घर पे आ जाएंगे मंथली, मेरा घर चल रहा है। करेक्ट? आप पढ़ के यही करने वाले हो ना। आपका घर कैसे चलेगा? पढ़ाई करके। खत्म। तो एजुकेटेड लोग यही कर रहे हैं। फिर कौन बचते हैं? जिन्होंने स्कूल में कुछ किया ही नहीं था। फिर चलो आधी कार्यकर्ता, कारण शाळेत अभ्यास केलेला नाही, मग नगरसेवक, मग असं करत पोचतंय बाळ, आणि ते रूल करणार। नॉलेज कुछ भी नहीं उसको, ना पॉलिटिक्स, ना इकोनॉमिक्स, ना कुछ पढ़ा है, हिस्ट्री पता है। वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्हें हम रख रहे हैं ना। एक्चुअल कैलिबर जिसमें वो जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए आपको फिर रोड्स वगैरह ऐसे मिलते हैं। आपके प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व होते हैं, ना कॉरपोरेशन के, ना स्टेट के, ना सेंट्रल के। एजुकेटेड सारे हैं ही नहीं, क्योंकि वो लिमिट ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है आपको? आपको सीए के साथ ये भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्या है, आपके क्लाइंट्स जो है ना वो बिजनेसमैन है सब। बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के साथ जाना पड़ता है। आपके क्लाइंट्स जॉब वाले हैं तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका एम्प्लॉयर कैसे अच्छा है, मैम मंथली सैलरी आती है 1 तारीख को, बात खत्म, घर चल रहा है। बट आप अगर बिजनेस करने वाले हो तो आपको पॉलिटिक्स क्या है, आप जिस एरिया में हो उधर का नगर सेवक कौन है, वो आपको कैसे हेल्प करेगा आपके बिझनेस के लिए, ये सब नॉलेज होना चाहिए। काय माहिती मॅम कोण नगरसेवक आहे, नगरसेवक म्हणजे काय, इतपत नसेल तर सगळीच मजा आहे मग। ओके, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सिलेबस। सिलेबस तो बहुत टाइम पास है, वो तो हम कर लेंगे, बट इसके साथ ये भी नॉलेज रखो कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो, उसके लिए किसकी किसकी हेल्प लगेगी, वो मिलने वाली है क्या, वैसे एनवायरनमेंट भारत में है क्या जो बिजनेस आप करने वाले हो। ठीक है,
सो ये प्रॉब्लम था. अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ द गुड्स टू द ट्रेडर वुड बी 1,18,000 ऑन विच द ट्रेडर वुड एड हिज प्रॉफिट मार्जिन. तो क्या हो रहा था पहले पता है क्या? 1,18,000 कॉस्ट है मेरी, उसके ऊपर वैट एंड देन वो हम पे करते थे इतना बड़ा अमाउंट. क्योंकि वो क्या ट्रीट कर रहा था? 1,18,000 ट्रेडर क्या ट्रीट कर रहा था? मेरी कॉस्ट है, उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट मार्जिन, फिर आ गई सेलिंग प्राइस, उस सेलिंग प्राइस पे वैट. So this created a scenario wherein a tax, in our example VAT, was levied on the tax. In our example excise duty, मतलब टैक्स पे टैक्स हो रहा था ना. एक्साइज ड्यूटी को उन्होंने कॉस्ट कंसिडर किया, उसमें प्रॉफिट लगाया, सेलिंग प्राइस आ गई, जो अमाउंट आएगी सेलिंग प्राइस उसके ऊपर वैट का परसेंटेज कैलकुलेट करते थे. मतलब हम एक्साइज ड्यूटी भी हम पे कर रहे हैं, वैट भी हम पे कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी हम पे कर रहे हैं. ओके इसलिए हम क्या करते थे कि हाँ होलसेलर से खरीदो सस्ता मिलता है, करेक्ट. क्या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद दो, तुम्हारे पहचान में है तो वहां से सस्ता, क्योंकि ये सब जाएगा ना प्रॉफिट ना वैट. समझा क्या हो रहा था पहले? So this created a scenario wherein a tax was levied on the tax, also in addition to the tax levied on the goods. This cascading effect मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, increased the price of the product and resulted in an unjust enrichment at the cost of the ultimate consumer. So हमें कॉस्ट लग रही थी एंड एनरिचमेंट मतलब रिच कौन हो रहे थे? ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स. ओके सो इसलिए उनका भी विरोध रहेगा ना जीएसटी को. सो टाइम लगा. पोस्ट जीएसटी सिनारियो क्या हुआ? ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी द टैक्स टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस right from manufacturer up to the final consumption was a single tax, that is GST, with credit of taxes paid at previous stages available as set off. So देखो in the example above क्या हुआ है? The GST पहले जो था एक्साइज ड्यूटी, उसको अभी आप GST बोलोगे ना, of ₹18,000 paid by the trader could be availed as a credit. ओके क्योंकि वो पे हो चुका है 18,000, उसको ही आप बोलते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट. उसको ऐसे ट्रीट करना है. इट्स लाइक अ प्रीपेड टैक्स. प्रीपेड एक्सपेंस आप ऐसे ट्रीट करते हो ना. फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द टैक्स चार्ज बाय द ट्रेडर. किसको चार्ज किया ट्रेडर ने? कंज्यूमर को. अ लायबिलिटी फॉर द ट्रेडर विच वुड बी रिसीव फ्रॉम द कंज्यूमर. हेंस द कॉस्ट ऑफ द गुड्स to the trader would be 1 lakh only, as 18,000 can be set off against the GST charged by the trader to the consumer. The tax levied by the manufacturer to the trader becomes input tax for a trader since the goods are purchased by him. It is his input. The tax levied by the manufacturer to the trader or the trader to the consumer is known as output tax, since it is output for both the manufacturer and trader. Both the manufacturer and trader, the input tax cannot be added to the cost of goods or services produced, as it will be adjusted against the output tax liability. So हम input tax को cost में add नहीं कर सकते हैं. ओके क्योंकि उसका आपको क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा. कब मिलेगा क्रेडिट? जब आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे कस्टमर से, वो कलेक्ट करके सेट ऑफ कर दोगे इनपुट टैक्स एंड रिमेनिंग यू विल पे टू द गवर्नमेंट. सो जीएसटी आने के बाद आपको ऐसे कुछ फील हुआ कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सस्ते हो गए हैं? नहीं हुआ ना फील? क्योंकि क्या किया ट्रेडर्स ने? ओके इनपुट टैक्स ऐड नहीं करना है क्या कॉस्ट में, तो क्या करो? कॉस्ट ही बढ़ा दो.
सो अल्टीमेट कंज्यूमर को कुछ बेनिफिट मिला ही नहीं। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इन्होंने क्या किया, 1,18,000 जो कॉस्ट आ रही थी ट्रेडर को, क्योंकि 18,000 भी एक्साइज ड्यूटी का कॉस्ट में जा रहा था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, वो 18,000 हमें आया ही नहीं है, वो तो सेंट्रल को गया, मुझे 36,000 दो, ऐसे वैट के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जीएसटी लाया कि 18,000 जो है वो पे किया है आपने, तो जो कस्टमर से 36 लोगे उसमें से 18 ही पे करना है। वो तो हो रहा है सब, बट जो बेसिक 1 लाख था उसको ही अगर 1.5 लाख कर दिया तो हमें क्या बेनिफिट मिला। सो आफ्टर जीएसटी भी आपको कुछ फील नहीं हुआ होगा, हाँ कि मैम पहले मैगी 20 को मिलती थी, अभी 10 को मैगी मिलती है, अभी भी 20 को ही है ना क्या? सो समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या हुआ? ओके In a nutshell, since the input tax is availed as a credit, only the value addition, that is the profit margin levied by the trader to the consumer, in our example will be taxed, with the burden of tax being borne by the final consumer. So features देखो, GST is levied on supply, that is manufacture or sale of goods and provision of services. In other words, supply is taxable event which on its occurrence creates or attracts the liability to pay tax. मतलब टैक्स जीएसटी कब पे करना है, जैसे एक्साइज ड्यूटी कब पे करना था, जब आप मैन्युफैक्चर किया एक्साइज ड्यूटी, सेल किया वैट, वैसे जीएसटी कब करना है, सप्लाई किया तो। अंडरलाइन करके रखो अगर बुक है तो, नहीं है ना, फिर याद रखो जीएसटी कब पे करना है, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, करेक्ट। अंडर जीएसटी टैक्स इज लेविड only the value added at each stage of the supply chain. GST is a destination based consumption tax, that is the tax is levied at the place where the goods or services are consumed rather than the place where they are produced. Okay, so आप अभी घर जाके रास्ते में बेगर दिखा तो उसको मत बताओ तुम टैक्स पे कर रहे हो, उसको समझेगा नहीं कैसे। ओके, नहीं तो वो भी आंदोलन के लिए बैठेगा कि मैं इनकम तो कुछ नहीं कमा रहा हूँ, फिर मैं कैसे टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उसको जाके मत बताओ कि तुम टैक्स पे कर रहे हो, तो वो पार्ले जी खरीदना भी छोड़ देगा फिर, टैक्स पे कर रहा हूँ इसलिए। देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स और cascading of tax under GST system. Under GST there is harmonization of laws. Okay, हमें बहुत सारे लॉ नहीं पढ़ने हैं। पहले कैसे सर्विस टैक्स एक्ट, वैट का एक्ट था। ओके, वैट का एक्ट मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स का एक्ट था, ऐसे अलग अलग एक्ट्स पढ़ने पड़ते थे। मतलब कैसे आपका अगर कस्टमर है जो गुजरात में सेल करता है तो गुजरात का वैट पढ़ो, महाराष्ट्र का वैट पढ़ो, दूसरा कस्टमर है वो कर्नाटक का है तो कर्नाटक के वैट के लॉज पढ़ो, ऐसे सीए को करना पड़ता था। तो अभी सबके लिए आपको कौन सा एक्ट पढ़ना है, जीएसटी एक्ट ही पढ़ना है। ओके, सो आपका कस्टमर कौन सा भी हो, कौन से भी स्टेट का, उसको जीएसटी के ही जो लॉज है जो आप इंटरमीडिएट में सीखोगे वही एप्लीकेबल है। ओके, सो स्टेट एसजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी होगा। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन किया उन्होंने। अंडर जीएसटी देयर इज हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, प्रोसीजर्स एंड रेट्स ऑफ टैक्स अक्रॉस द कंट्री। सो अभी टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, ये खास भारत के लिए है टाइप्स, ऐसे टाइप्स बाहर नहीं है कुछ। Before going through the types of taxes under GST, it is important to understand the concept of intrastate supply and interstate supply under GST, which determines the type of
tax to be charged by the supplier. The concept of intrastate supply and interstate supply depends upon the location of the supplier and place of supply. समझा आपको? लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पे है, सप्लायर महाराष्ट्र में बैठा है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई किधर करना है आपको? गुजरात में. तो उन दो लोकेशन पे क्या है? डिपेंड है कि वो इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट. प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम. प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब क्या? वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड. सो एज अ जनरल रूल, where the location of the supplier and the place of supply of goods or services are in the same state or union territory. पता है क्या आपको? एक तरी सांगा. हाँ का नाम? दिल्ली. और आता नहीं है, आता स्टेट आहे ते. 370. दिल्ली फक्त? लक्षद्वीप. मग अजून एक सांगा की, आता लक्षद्वीप सांगितलं तर अंदमान निकोबार. क्या हटेगा? हटेगा अब. पौंडीचेरी, दीव दमन. याद आया क्या ज्योग्राफी? ओके. सो स्टेट्स तो पता है. गोवा स्टेट है. हा, गोवा यूनियन टेरिटरी नहीं, गोवा राज्य आहे वेगळं. हाँ, तो ये स्टेट्स तो पता है आपको सब. ओके. उधर ईस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा स्टेट्स में, बट वो 7 सिस्टर्स वगैरह आप बोलते हो, वो मेघालय, मिजोरम, ओके, आसाम. हाँ, तो वो स्टेट्स. एंड यूनियन टेरिटरीज समझे आपको? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दीव दमन, दिल्ली, पौंडीचेरी. तो उनके स्टेट है यूनियन टेरिटरी के लिए सेम है. ओके. द कंसेप्ट ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट नहीं, कहाँ पर था? एज अ जनरल रूल, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी. मतलब पौंडीचेरी में परचेस किया, पौंडीचेरी में ही सेल किया, तो इट इज ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. Similarly, where the location of the supplier and the place of supply of goods or services are in two different states or two different union territories, a state and a union territory, it is treated as interstate supply of goods or services respectively. GST has a dual aspect with the central and state simultaneously levying. दोनों चार्ज करते हैं टैक्स. तुम भी चार्ज करो, मैं भी चार्ज करो, कंज्यूमर को लूटते हैं. स्टेट साइमल्टेनियसली levying on a common tax base. There are 3 main components of GST, which are CGST is levied and collected by the center on the intrastate supply of goods and services. सेंट्रल सगळीकडेच आहे. हा, इंट्राला आहे, इंटरला आहे, सगळीकडे बघायलाच तुम्ही. SGST is levied and collected by the state governments including union territories with legislature. For example, ये दिल्ली, पौंडीचेरी, आता त्यांनी टाकले जम्मू काश्मीर, ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. मे बी GST एक्ट के अंडर उसको यूनियन टेरिटरी है. हाँ, वो नक्काशे के लिए कुछ अलग होता है, GST एक्ट के लिए हमें चेक करना पड़ेगा. ओके. सारे थोड़ी उन्होंने डिमांड ये किए होंगे ना, एक्सेप्ट पहले ही किए होते तो. यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सो इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, चंडीगढ़ ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो देखो यहाँ पर जो है
विदाउट लेजिस्लेचर्स मतलब इनको जीएसटी एक्ट नहीं है एप्लीकेबल, एक दूसरा एक्ट है यूटी जीएसटी एप्लीकेबल है, मतलब इनको एसजीएसटी नहीं है इनको। ओके, ये वाले भारत की तीछाने की नहीं, स्टेट सेंट्रल एंड इनका कुछ अलग ही चल रहा है इन लोगों का। ओके, देन आईजीएसटी, it is the GST levied on the interstate supply of goods and services and is collected by the center. Okay, IGST is equivalent to the sum total of CGST and SGST. So सिर्फ IGST लगेगा interstate. GST is a consumption based tax. Tax is received by the state in which the goods or services are consumed. Okay, जो consume करेगा वो क्या करेगा, टैक्स रिसीव करेगा वो स्टेट, एंड नॉट बाय द स्टेट इन विच द गुड्स आर सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड। ओके, सो हमारे इधर ज्यादा कंजम्पशन है ही ना, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ज्यादा है, महाराष्ट्र में कंजम्पशन ही ज्यादा। जीएसटी इंट्रास्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 99%, एंड इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी डायरेक्टली 18%। नाउ इनपुट आउटपुट पता है आपको, द टैक्स पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। एन एंटिटी एट ईच stage is permitted to avail credit of GST paid on the purchase of goods and or availment of services and can set off this credit against the GST payable on the goods and or services supplied by him. Thus, the final consumer bears the GST charged in the supply chain with the set of benefits at all previous stages. Hence, the tax will be levied only on the value added, which results in avoiding double taxation. For example, if tax payable by a manufacturer on the output, that is final product, is 750 and he has already paid tax on rupees 500 on input. So manufacturer को मैन्युफैक्चरिंग करते समय रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल जिससे परचेस किया उसने, उस सप्लायर को, रॉ मटेरियल के सप्लायर को 500 टैक्स पे किया था उसने। अभी मैन्युफैक्चर करने के बाद उसकी लायबिलिटी 750 आ रही है, उसने ऑलरेडी रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त 500 पे किया है, तो वो कितना पे करेगा, 250। सो आपसे 750 वो चार्ज करता है, सो जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त वो लिखेगा आउटपुट टैक्स 750, इनपुट टैक्स क्रेडिट 500, मैंने 500 पे किया ऑलरेडी। ओके, एक ही गवर्नमेंट है अभी आप, सो 500, सो मुझे 250 पे करना है आपको, सो वो 250 पे करता है। कंज्यूमर से लिया 750, 500 उसका सेट ऑफ हो गया जो उसने रॉ मटेरियल सप्लायर को पे किया था, एंड 250 गवर्नमेंट को, एंड अल्टीमेटली 750 किसने पे किया, लास्ट कंज्यूमर। Okay. For example, if tax payable by a manufacturer on the output, that is final product, it's 750 and he has already paid tax on 500 on input, then he can claim input tax. He can claim input credit of rupees 500 and he needs to deposit only rupees 250 in cash. Output tax means the GST charged on supply of goods or services made by a supplier. Input tax means the credit of input tax already paid. Utilization of input tax credit under GST. So tax credit of CGST, SGST and IGST can be utilized in the following manner. So ये आपको learn करना पड़ेगा थोड़ा. Utilization of IGST credit. So IGST credit has to be first utilized against IGST liability. ओके, आउटपुट एंड इनपुट का जो सेट ऑफ लेना है, सो आपने आईजीएसटी पे किया है, सो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप फर्स्ट किसके अगेंस्ट ले सकते हो, आपका आउटपुट भी आईजीएसटी चाहिए। सो आईजीएसटी क्रेडिट हैज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज अगेंस्ट आईजीएसटी लायबिलिटी
and if any balance is still available, the same can be utilized again CGST or and SGST in any order and in any proportion. IGST का पेमेंट आप कब करोगे? जब इंटरस्टेट, मतलब आपने महाराष्ट्र के बाहर से कुछ परचेस किया है तो आपने IGST पे किया होगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना है तो पहले आउटपुट भी आपका IGST चाहिए। बट नहीं है, आप इंटरस्टेट आप कुछ सेल ही नहीं करते हो, आप सिर्फ महाराष्ट्र में सेल करते हो, तो आपके पास IGST होगा क्या? नहीं, आपके पास क्या होगा? CGST एंड SGST 9%। तो किसी भी प्रोपोर्शन में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, हाफ हाफ ही लेना है ऐसे नहीं है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ CGST क्रेडिट देखो, अभी CGST क्रेडिट ओके, सो इसकी IGST टैक्स किसको जाता है पता है क्या आपको? कौन से गवर्नमेंट को? इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको आ गया है ना टैक्स। IGST पे किया था ना आपने सप्लायर को पेमेंट करते वक्त, तो अभी सेट ऑफ लेते वक्त कुछ भी करो आप, गवर्नमेंट को तो आ गया ना टैक्स उनका। सप्लायर से पेमेंट आपने लिया तभी, तो आप आगे कुछ भी कर दो। तो रूल्स देखो कैसे बनाए, हमें हमारा इनकम आ गया, डन, आप आगे कुछ भी करो। सेट ऑफ IGST की पहले लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट नहीं है तो आगे कुछ भी करो। सेंट्रल को CGST के अगेंस्ट किया तो भी चलेगा, SGST के अगेंस्ट किया तो भी चलेगा, हमारा IGST आ चुका। यूटिलाइजेशन ऑफ CGST क्रेडिट देखो, CGST क्रेडिट हैज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज अगेन CGST लायबिलिटी and if any balance is available same can be utilized against IGST, क्योंकि IGST सेंट्रल को जाता है ना, ओके। However CGST credit cannot be utilized against SGST क्योंकि वो स्टेट को जाता है। क्योंकि आप ऐसे करने गए तो स्टेट वाले क्या बोलेंगे, ये CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो, ये पेमेंट तो आपने सेंट्रल को किया है, तो इसका क्रेडिट हमारे SGST के अगेंस्ट नहीं आ सकता, ठीक है। फिर क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस है ना, किसी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो रहा है ना, तो कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ SGST क्रेडिट क्या होगा इसमें? SGST क्रेडिट हैज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज अगेन SGST लायबिलिटी एंड इफ एनी बैलेंस इज अवेलेबल SGST में सेम कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन IGST, ओके। सो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ठीक है कि आपने स्टेट को पे कर ही दिया है ना, तो हमें कम पे करो, क्योंकि IGST का पूरा कलेक्शन सेंट्रल लेती है एंड देन स्टेट्स को जाता है ना, तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ही देने वाली थी IGST का पोर्शन, तो SGST ऑलरेडी सेंट्रल को गया ही है, तो वो लेस करके बाकी का IGST हमें दे दो, ठीक है। सो हाउएवर SGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज अगेन CGST। आपको कौन सा टैक्स कौन से गवर्नमेंट को जा रहा है ये समझा, तो आपको इनपुट किसके अगेंस्ट किसका हो सकता है। अगर वो सेंट्रल का इनकम है तो ही सेंट्रल का इनपुट टैक्स हो सकता है, ये समझा। ये कहाँ पर होता है? ऐसे सिर्फ भारत में होता है। आप भारत के बाहर जाके देखोगे तो ये कुछ मिलेगा नहीं है आपको, ओके। स्ट्रेट अवे GST 18%, बात खत्म। त्यामुळे तुम्हाला किती शिकायला लागतंय बघा स्टेट सेंट्रलच्या मजे मजेत। अभी नेचर दिया है यहाँ पर, इनपुट GST क्रेडिट कैन बी अवेल्ड, हेंस एसेट होता है वो, एंड दिस इज लायबिलिटी। आउटपुट GST मतलब क्या? चार्ज टू द कंज्यूमर पेएबल बाय द सप्लायर, हेंस लायबिलिटी। सो नेचर देखो, एट द टाइम ऑफ परचेसेस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फिक्स एसेट भी चलेगा, ओके। मतलब आप ट्रेडर हो शर्ट्स के, सो शर्ट्स परचेस करते वक्त जो आपने GST पे किया वो, प्लस शर्ट्स आप फर्नीचर लगाओगे ना,
शोकेस में शर्ट्स रखोगे, वो फर्नीचर परचेस किया, शोरूम के लिए इंटीरियर किया, शोरूम परचेस किया, एसी लगवाए, ओके, वो सब फिक्स एसेट के लिए भी आपने जीएसटी पे किया है, उसका क्रेडिट आप ले सकते हो क्या? यस, जहां जहां पर आपने जीएसटी पे किया है उसका क्रेडिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो एक्सपेंस बिजनेस रिलेटेड चाहिए। आपने एक बाइक खरीदी आपके घर के लिए, तो उसके ऊपर जीएसटी पे किया, तो उसका क्रेडिट आप बिजनेस में नहीं लगा सकते हो, वहां पर आप अल्टीमेट कंज्यूमर थे। क्योंकि फिर लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली वो बाइक हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फिक्स एसेट्स और सर्विसेज, इनपुट जीएसटी अकाउंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी इज डेबिटेड, जब आप जीएसटी पे करते हो तब। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ एसेट्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आउटपुट जीएसटी अकाउंट इज क्रेडिटेड, ओके। आउटपुट जीएसटी में भी 3 लोग हैं ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी है, आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए सीजीएसटी पेड is debited to input CGST account and SGST paid is debited to input SGST. CGST charged is credited to output CGST account and SGST charged is credited to output SGST account. Interstate transaction, IGST paid is debited to input IGST account, IGST charged is credited to output IGST account. Reversal of GST, input GST paid at the time of purchase are reversed in the following situations. Purchase return, परचेस पे आपने लगाया ना IGST, ओके, परचेस अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, सो ये रिवर्स करना है, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न to input IGST. Same with drawings. Purchases account debit, input IGST account debit to supplier. अभी ड्रॉइंग्स के टाइम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस टू IGST, टू इनपुट IGST, वो क्रेडिट गया आपका। ड्राइंग्स मतलब आप अल्टीमेट कंज्यूमर बन गए, फिर आपको पे करना है, फिर उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो अगेंस्ट आउटपुट, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री ही दिया ना, आप ही टैक्स पे करोगे, अभी अल्टीमेट कंज्यूमर ही आप हो, आप फ्री में बांट रहे हो आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए, सो वहां पर भी रिवर्स करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस टू इनपुट IGST, एंड वो C एंड A से तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट इफ द सेम डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर GST, ओके। सप्लाई अंडर GST की एक डेफिनेशन है GST में बड़ी, उसमें ही 2 लेक्चर्स जाते हैं। सो सप्लाई अंडर GST, क्योंकि क्या हुआ जब GST आया ना, तब लोगों ने ऐसे केसेस है ये किए कोर्ट में कि ये तो हमारा सप्लाई है ही नहीं, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही नहीं, तो कुछ भी करके उस GST के ब्रैकेट में आना ही नहीं है। तो सप्लाई में सब कुछ, जो भी वर्ड बिजनेसमैन यूज करता है भारत में, दैट ईच एंड एवरी वर्ड इज इंक्लूडेड इन सप्लाई। तो इसलिए बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई सप्लाई की, कोई छूट ही नहीं सकता, ओके। सो यहां पर भी देखो वो गिफ्ट दिया है, बट गिफ्ट को भी वो बोल रहा है अगर वो सप्लाई अंडर GST के डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो ही वो गिफ्ट है। क्योंकि लोग फिर क्या करने लगे, ये तो मैंने सप्लाई किया ही नहीं, ये तो मैंने गिफ्ट दिया है, एंड बाद में पैसे लिए उससे, तो ये तो कस्टमर्स को गिफ्ट था दिवाली के लिए, ओके। सो पता नहीं ना हमें, तो गिफ्ट कर रहे थे, तो गिफ्ट वर्ड को भी लाना पड़ा सप्लाई अंडर GST, ओके।
सो ऐसे, इसलिए हमारे भारत में ही लॉज ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आहेत, क्योंकि हम कुछ भी कर सकतो. येल्लो आहे म्हणल्यावर आपण जोरात जातो की नाही, आपण स्लो करतो ना गाडी. सो म्हणून असं मग लॉ वाढतात भारतातले आपल्याचमुळे. सरळ सरळ फॉलो केलं तर वाढतील का? सो गव्हर्नमेंटमुळे आधी टाइप्स आले, आपल्यामुळे सप्लायची डेफिनेशन वाढली, त्यामुळे तुमचा सिलेबस वाढला टॅक्सचा. अल्टिमेट कंझ्युमर्स. Goods lost in fire or theft, input tax credit of suppliers which are not allowed to be availed by recipient. ओके, सो देखो यहाँ पर जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट अल्टीमेट कंज्यूमर है. ओके, कुछ कुछ केसेस में अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकता है, ओके, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जिसमें टैक्स कौन पे करेगा पता है क्या आपको? सप्लायर. फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, यू आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स, एक्सपोर्ट किया, वो बाहर का बंदा है, उसको जीएसटी एप्लीकेबल है क्या? नहीं. बट आपने किया कि नहीं मैन्युफैक्चर, फिर जीएसटी कौन पे करेगा? आप ही, ट्रेडर. मतलब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं भारत का, फिर भी हमें टैक्स पे करना है, क्योंकि जिसको आपका जो कंज्यूमर है ना, वो जीएसटी ब्रैकेट में नहीं आता, वो तो बाहर का है, फिर आप ही टैक्स पे करो. इसलिए उन्होंने क्या बोला? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सप्लाईज विच आर नॉट अलाउड टू बी अवेल्ड बाय रिसिपिएंट. इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं ले सकता, करे तो आप पे करो, भले ही आप उसको ही चार्ज करोगे ना, ऑब्वियसली आप सेलिंग प्राइस में डाल दो ना वो अमाउंट, अलग से टैक्स मत लिखो इनवॉइस में, उससे ही कलेक्ट करो. वो तो डॉलर में कमाता है, हम रुपीस में कमाने वाले, उससे ही कलेक्ट करो अंडर सेलिंग प्राइस, एंड दे दो इनको टैक्स. फिर कहते काय काय चाललंय घटना. यूटिलायझेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट जीएसटी अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन टैक्स इज पेड बाय यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो ये कब क्रेडिट करना है? जब आप पेमेंट करते वक्त इसका सेट ऑफ लोगे तब. ये डेबिट कब करते हो? जब आप इसका पेमेंट करते हो, ये अकाउंट डेबिट करते हो इनपुट वाला पेमेंट के टाइम. इनपुट वाला क्रेडिट कब करोगे? जब अल्टीमेट टैक्स आप पे करोगे गवर्नमेंट को, कि आउटपुट सीजीएसटी 18 है, अकाउंट डेबिट, टू कैश 10 एंड टू इनपुट जीएसटी 8 जो मैंने ऑलरेडी पे किया था 8, तब वो क्रेडिट यूटिलाइज करते वक्त आपको वो क्रेडिट करना है. सो डबल एंट्री बुक कीपिंग विथ जीएसटी. डबल एंट्री बुक कीपिंग records need to show the GST values separately so that the purchases, expenses and sales are posted, that is posted net, that is without the addition of GST. Journal entry देखो, in the case of sale of goods or services, debtors account debit, gross amount, क्योंकि आप उससे ही कलेक्ट करने वाले हो ना जीएसटी भी. टू सेल्स, यहाँ पर नेट अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी. टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट. सो आउटपुट जीएसटी में सेंट्रल एंड स्टेट हो सकता है 99% या आईजीएसटी होगा तो सिर्फ 18. एंड जर्नल एंट्री इन केस ऑफ परचेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. And journal entry in case of utilization of input tax credit towards payment of output tax. So output CGST account debit, output SGST account debit, output IGST account debit to input CGST account, to input SGST account, to IGST account. फिर जो आउटपुट जीएसटी अकाउंट में बैलेंस बचेगा उसकी नेक्स्ट एंट्री
आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, या यहाँ पर ही आप टू बैंक कर सकते हो, बट इन्होंने सिर्फ यूटिलाइजेशन की एंट्री दी है। ओके, सो 10 मिनट ब्रेक लो एंड देन ये दो इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। 3 है क्या? 8, 9, 10। ओके, ओके, आपने चेक किया क्या? लॉगिन करो SSP के ऊपर एंड आपका ऑटोमेटिक कन्वर्जन हुआ है क्या? 2028 तक वैलिड है क्या रजिस्ट्रेशन? कन्वर्जन ऑटोमेटिक एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप किया फिर आपने, सो डन है सब आपके तरफ से। हाँ हाँ, सुखदाला तर 0 रुपीज आला। असं का सर केले असतील ना? अगर आधी जर का मॉड्यूल ऑर्डर नसतील ना केले तर 0 आहे। विचारा मग तिला। हा, असं कसं ना? पार्टी घ्या मग तिच्याकडून तुम्ही, डायरेक्ट सेंट्रलला। चलो, ट्रू और फॉल्स पहले करते देने, जर्नल एंट्रीज करते हैं वो GST वाले। इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। T फॉर्मेट में बैलेंस शीट इमेजिन करो, लायबिलिटीज साइड को इक्विटी है प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज and is equal to fixed assets plus current assets minus current liabilities। काय फॉल्स है? काय चुकलं यार? करंट लायबिलिटीज इधर से इधर लिए तो वो माइनस हो जाएंगे ना, अपोजिट साइड को गए तो करेक्ट ही है ना। फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स मिला के टोटल एसेट्स हो गए एंड करंट लायबिलिटीज लेफ्ट साइड लिखने की जगह एसेट्स के साइड करंट लायबिलिटीज लिख दी तो माइनस में ही लिखनी पड़ेगी। क्या फॉल्स है फिर? ट्रू है। दिस इज इन द ट्रेडिशनल अप्रोच अ डेटर बिकम्स रिसीवर। ट्रू, ही इज द रिसीवर ऑफ गुड्स ना, वो गुड्स रिसीव करता है। Then the rule of nominal account states that all expenses and losses are recorded on credit side. False. All are recorded on debit side. Correct. Journal proper is also called a subsidiary book. True, true. Capital account has a debit balance. False. It has credit balance. Purchase account is a nominal account. हे काय म्हणतात त्याला? रियल म्हणतात का? True, it is considered as an expense. So purchase account को वो nominal account ही बोल रहे हैं, हाँ, true और false के लिए। Then next, all the personal and real account are recorded in P&L account. False, they are recorded in balance sheet. Asset side of balance sheet contains all the personal and nominal accounts. False. Asset side of the balance sheet contains all the personal and real accounts, क्योंकि nominal accounts P&L को जाते। Capital account is a personal account. True. Representative personal account है ना, किसको represent करता है ये अकाउंट? ओनर को। Journal is also known as the book of original entry. True.
नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज इलस्ट्रेशन 8 सॉल्व करना है आपको. फर्स्ट जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित. परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच. सो 50,000 पे कैलकुलेट करो 9%, 4,500. So purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Sahil. Okay, so 50,000, 4,500, 4,500. So साहिल को कितना पे करना है? 59,000. So आपने 50,000 के परचेस किए तो आपको 9,000 गवर्नमेंट को देना है. मॅम परचेसेसच करत नाही आता मी, वैरागी बनतो, कैलासात जाऊन राहतो, काहीच नाही करत. ओके, नेक्स्ट परचेस गुड्स फ्रॉम सॅम फॉर 40,000 at a trade discount of 10%. सो परचेस गुड फ्रॉम सैम. हाँ, सो सैम को आपको 40,000 नहीं देना है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है आपको 10%, मतलब 4,000 का. सो सैम को आपको 36,000 देना है प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच. तो 36,000 पे कैलकुलेट करो 9%. हाँ, 3240 ईच. हाँ, एंड देन क्या? 20,000 was paid immediately and the balance payable after 3 months. So purchases account debit 36,000, input CGST account debit 3240, input SGST account debit 3240 to bank 20,000 and remaining to Sam's account payable after 3 months ना pay. Okay, so 3240 into 2 करो 6,480. सो 36,000 का परचेस किया तो 6,000 गवर्नमेंट को. ओके, उसमें से ही 6 नहीं, अलग से 36,000 तो सप्लायर को एंड 6,000 गवर्नमेंट को. आता आंदोलनालाच बसाल बहुतेक तुम्ही, जरांगे नंतर तुम्हीच. येस, नेक्स्ट. ओके, जो 18% रेट है ना वो सबको नहीं है. 18% रेट बताती हूँ मैं किसके ऊपर है. जो रिच लोगों को लगते हैं गुड्स वो वाले 18% में आते हैं. ओके, जैसे AC परचेस किया आपने, जो भी बड़े बड़े कार्स है, बड़े बाइक्स, मतलब ऑलरेडी आप रिच हो तो आपको 18% लगता है. ओके, जो हम ग्रोसरी वगैरह लेते हैं ना उसके ऊपर हम 18% नहीं पे करते. एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो उसके ऊपर GST नहीं है, फ्री है, वो GST फ्री है डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह. ठीक है, एंड कुछ इस पे 12% है, मतलब बहुत महंगी कार नहीं बट छोटी कार ली तो भी आपको 12% वगैरह पे करना है. सो जितना रिच होते जाते हो आप उतना टैक्स रेट अलग लगता है. ओके, सो जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, इसके ऊपर 18% आता है, क्योंकि मतलब आप लैपटॉप खरीद सकते हो मतलब आप रिच हो. आप आईफोन खरीद सकते हो मतलब आप रिच हो, देन पे 18%. ठीक है, लग्जरियस गुड्स, करेक्ट. एंड जो रिक्वायर्ड गुड्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन इज नॉट लग्जरी नाउ, इट इज अ रिक्वायरमेंट, तो वो 12% में वगैरह आता है. ऐसे सिर्फ कोचिंग का ही प्रॉब्लम हुआ है कि वो रिक्वायर्ड है, एक्चुअली इट्स नॉट लग्जरी. लग्जरी क्या है इसमें? पढ़ने को आ रहे हो, कुछ लग्जरी लग रही है, तो वो 18 में डाला है उन्होंने, बट वो प्राइवेट आता है ना तो उन्होंने 18 में डाल दिया. अभी रेस्टोरेंट्स के केस में भी ऐसे था पहले, बट उन्होंने आंदोलन करके उसको 5% पे ले लिया. सो आप रेस्टोरेंट में जब जाओगे तो बिल पे कैसे टैक्स देखते हो? 2.5. ओके, बट उनको जो भी वो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं ना उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. आपको 5% चाहिए ना, दे दिए. यही आंदोलन करके ही ऐसे ही. ओके, आंदोलन करके जो मिलता है ना सरकार से, वो हमें लगता है मिल गया, बट वो उनके हिसाब से मिलता है हमें. सो 5%
दिया रेस्टोरेंट वालों को, बट आगे क्या कंडीशन डाली, फिर जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी लोगे तो हमारे हाथ में तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। सो उन्होंने 5% करके ले लिया, बट ये 18 ही है इधर। सो यहाँ पर समझ में आ गया ये। देन थर्ड इज गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सच गुड्स वेर परचेज बाय पेइंग CGST एंड SGST 9% ईच। सो 20,000 पे 9% करो, 1800। हाँ, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 20,000। ओके, उल्टा करना है ना, ड्रॉइंग्स की एंट्री, ड्रॉइंग्स मतलब गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, बट परचेसेस 20,000 के थे, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST 1800 1800, ऐसे टोटल ड्रॉइंग्स 23,600 के हो गए। वो इनपुट टैक्स अभी आप नहीं ले सकते हो। ओके, सो जब आप आउटपुट टैक्स पे करोगे तब इसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपने क्रेडिट डाल दिया ना इसको, क्योंकि आप कौन बन गए, अल्टीमेट कंज्यूमर। सो ये 3,600 आपके जेब से जाएगा जब आप 20,000 का ड्रॉइंग्स करोगे तो। म्हणून तर सगळं फ्री मध्ये जातं ना गरिबांना। तुम्ही खूप दान धर्म करताय, खूप पुण्य कमवताय, इतना फ्री कहाँ से मिलता है फिर रेशन कार्ड वालों को? आपके दान धर्म की वजह से ही मिल रहा है। ओके, सो आपको लग रहा होगा मैम हम इतना GST पे करते हैं तो आप इतना दान धर्म कर रहे हो मतलब। पेड रेंट टू गगनदीप for 20,000 plus CGST and SGST 6% each. So 20,000 into 6% is 1,200. So जब आप 20,000 का रेंट पे करोगे तो 2,400 टैक्स पे करोगे। So रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू गगनदीप, टोटल अमाउंट। ओके, 20 था गया 30,000 कर दो इसको, क्योंकि एंट्री में नीचे 30,000 है। हाँ, ओके, जब प्रिंट आएगी तब याद रखो, क्योंकि 30,000 का 6% 1,800 होता है। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% रिटर्न टू सैम। सो 5,000 का 10% 500। सो कितने के रिटर्न किए? 4,500। सच गुड्स वेर परचेज्ड बाय पेइंग CGST एंड SGST 9% ईच। तो किसके ऊपर? 4,500 के ऊपर 9%, 405। सो परचेस रिटर्न, सैम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सो सैम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। सो 4,500 टू परचेस रिटर्न 405 405, और इनकी टोटल सैम अकाउंट को डेबिट। परचेस फर्नीचर फॉर ₹44,800 इंक्लूडिंग IGST 12%। सो देखो, अगर 100 का फर्नीचर लिया आपने 100 रुपए का, तो उसके ऊपर 12 रुपए IGST पे करोगे। सो टोटल 112 पे करोगे। सो 112 जब टोटल अमाउंट पे करते हो आप, तब फर्नीचर की अमाउंट 100 ही होती है। अगर टोटल अमाउंट आपने 44,800 पे किया है इंक्लूडिंग IGST, तो उसमें बेसिक अमाउंट कितनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 44,800 इंटू 100 अपॉन 112, 40,000 फर्नीचर की। सो ऊपर के 40,000 पे 12% आ गया ना, 4,800। हाँ, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 4,800 टू बैंक अकाउंट 44,800। ओके, क्योंकि इंक्लूडिंग IGST दिया था, मतलब जो 44,800 अमाउंट है वो इंक्लूडिंग 12 है। सो 44,800 डिवाइडेड बाय 112,
इंटू 100, 44,800 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, तो वो आया 40,000, मतलब 4,800 इनपुट IGST है। आलं का बघ ना त्याचं, शेजारी महाराज आहेत, सांगतील ते तुला। अहो एकदम 44 आहे, देवी पण आहे आपल्या इथे। 112 44,800 भागिले 112 गुणिले 100, शुद्ध मराठीत, मी पण मराठी मीडियमची कर, समजलं? हां, नेक्स्ट परचेस मशीनरी फ्रॉम मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर ₹1,40,000 प्लस CGST and SGST at 9% each. So 1,40,000 into 9%, 1,40,000 गुणिले 9%, 12,600. Paid 1 lakh immediately and balance to be paid after 2 months. So purchases account debit to Messrs Symphony to नहीं, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मेसर्स सिम्फनी टू बैंक 1 लाख। परचेसेस था या मशीनरी? परचेस मशीनरी, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। सो मशीनरी 1,40,000 की, उसके ऊपर 12,600 इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक 1 लाख एंड रिमेनिंग पेएबल टू सिम्फनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो ये 8 हो गया। अभी 9 सब सेल का है, सो यहाँ पर आउटपुट आउटपुट आएगा। अभी इनपुट इनपुट आया था ना, एंड पूरा सेल का ही दिख रहा है ना, आइदर गुड सेल किए हैं या सेल्स रिटर्न भी है, कपिल वॉज अलाउड अ रिबेट, एंड 10 में भी सेल ही है। ओके, सो 9 एंड 10 आप करोगे अभी ओरली, बिना देख के, 9 वाला देख के करो, 10 बिना देख के सॉल्व करो। कितने मिनट्स में होगा? 15 मिनट्स में होगा। 9 एंड 10 दोनों रफ में सॉल्व करो, हाँ, एंड देन उनके साथ कंपेयर करो। दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन? इतना ही है 17 तक, सो पूरा स्क्रीन दिख रहा है। अभी सब आउटपुट आउटपुट करना पड़ेगा, हाँ। एंड गुड सेल किए तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करोगे, एंड फर्नीचर सेल किया है तो मतलब कौन सा भी एसेट सेल किया है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट करोगे ना, एंड गुड सेल किए तो सेल्स अकाउंट। ओम आणि हे इथे बघा ना, इकडे पुढे येऊन बसा, इथनं बघा 2.39, इथे येऊन बसा, नाही तर इथनं दिसेल ना नीट। कुठं ते छोटंसं मोबाईलवर बघत बसताय? किरण हे कर, तुमच्या साईडला घे, म्हणजे मग त्यांना तुम्हाला इथनं पण, इथं जरी जवळ बसलात तरी इथनं बघते स्क्रीन। सोड सोड, जेवढं होईल तेवढं होईल का नाहीच? Yes, so journalize the following transactions in the books of Miss Nidhi Traders. Sold goods of ₹50,000, charged CGST and SGST at 6% each. So 50,000 पे 6% कितना आया?
3000. सो कैश किया क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST. 3000 टोटल बैंक अकाउंट डेबिट 56. सोल्ड गुड्स टू सरजित फॉर 28,000 इंक्लूडिंग CGST and SGST at 6% each. 28,000 में इंक्लूड है ना 12%, मतलब 28,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100. 25,000 पे 6% करो, हाँ 1500. सो सुरजित अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट 1500 to output SGST account 1500. So total receivable from Surjit 28,000. Sold goods to Kapil for 30,000. Charge IGST 12%. Received 25,200 from Surjit in full settlement of his account of 28,000. So बाकी का डिस्काउंट दिया ना आपने, 28,000 माइनस 25,200 2,800. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुरजित. बैंक में आए 25,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 2,800 टू सुरजित अकाउंट 28,000. सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000. चार्ज IGST at 12%. रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 month. सो 30,000 पे 12% कितना आ रहा है 3,600. सो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, रिमेनिंग कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST अकाउंट. 33,600 में से 12,000 इमीडिएटली आए हैं. सो रिमेनिंग रिसीवेबल फ्रॉम कपिल. सो बैलेंसिंग फिगर वहां पर आएगा 21,600. Kapil was allowed rebate of rupees 5,000 as goods supplied to him were defective. These goods were sold by charging IGST at 12%. Kapil was allowed rebate of rupees 5,000 as goods supplied to him were defective. मतलब ये डिस्काउंट दिया ना हमने, हाँ डिस्काउंट मतलब रिबेट. हाँ सो रिबेट अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कपिल, क्योंकि उतना रिवर्स करना था. सो रिबेट अकाउंट डेबिट 5,000, उसके ऊपर 12% 600. आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कपिल 5,600. अभी कपिल से रिसीवेबल नहीं है. ओके क्योंकि क्या हमें डिस्काउंट या रिबेट क्यों देना पड़ा, डिफेक्टिव गुड्स की वजह से. सो उतना कपिल के रिसीवेबल से अमाउंट कम करनी है, करेक्ट माइनस करनी है. सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत फॉर रुपीज 1 lakh एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्ज IGST एट 12%. सो 1,12,000. सो सॉरी नहीं 1 lakh माइनस 20% 80,000, उसके ऊपर 9,600. सो मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST 80,000 टू सेल्स टू आउटपुट IGST 9,600. मनप्रीत अकाउंट डेबिट 89,600. इसके बाद 13th गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत. तो लिस्ट प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस 20,000 थी, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट दिया था ना आपने, वो लेस करो. 16,000 के ऊपर 12% IGST
1920. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 1920 टू मनप्रीत, टोटल 17,920. पैसे ही नहीं आए उससे, पैसे आए तो रिफंड करोगे ना. क्रेडिट सेल हुआ है उसके साथ, उसने ही तुम्हें पैसे नहीं दिए, उसने दिए तो उसमें से ही रिफंड करोगे. उसने दिए ही नहीं पैसे तुम्हें, तो तुम तुम्हारे जेब से दे रहे हो. आई विल बी योर कस्टमर देन. मैं तुम्हें अमाउंट ही नहीं पे करूंगी, मैं कुछ गुड्स रिटर्न करूंगी, उसके भी पैसे मैंने उसको कुछ नहीं दिया. कहाँ पर दिया? अरे जब नाम कब इम्पोर्टेंट होता है? जब पैसा नहीं आया उस आदमी से तो वो आदमी इम्पोर्टेंट है ना. इथे 10 मिस कॉल पडले, त्यांनाही कॉल बॅक कर. माझ्या आई वडील नवरा सासू सासरे कोणाचाही आलेला असू शकतो, मला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्हाला पास व्हायचं, कन्सेप्ट तुमची चालली. सो फर्स्ट इसमें देखो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000, चार्ज CGST एंड SGST एट 6% ईच. सो इसमें आदमी का नाम नहीं है, मतलब पैसे आ गए हैं. जब पैसे आ जाते हैं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर एक्स ने पैसे 50,000 दिए क्या वाई ने दिए, पैसे आ गए ना 50,000, बात खत्म. जब पैसे नहीं आते तो वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत नाम दिया है, मतलब ही पैसे नहीं आए, नहीं तो नावात काय. पैसे अगर आ गए हैं तो आप पूछते हो क्या? आपको ग्रोसरी शॉप वाला नाम लेके वो पूछता है आपका? आपने मैगी लिया, क्या नाम है तुम्हारा? विश्वजीत. नहीं पूछता है, उसको पैसे आ गए. विश्वजीत अगर बोला कि मैं कल देता हूँ, मैं रोज ही मैगी खरीदता हूँ, तो मैं कल देता हूँ आज के और कल के, तो ही वो लिख के लेगा ना नाम. फिर विश्वजीत आदमी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि 14 रुपये आना बाकी है विश्वजीत से. बरोबर कळलं का? तो अभी मनप्रीत से पैसे नहीं आए हैं, रिटर्न कर दिए गुड्स उसने, तो हम भी उसको रिवर्स करेंगे. अभी 89,600 उससे रिसीवेबल नहीं है, उसमें से ये डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगी वो रिसीवेबल है. ठीक है. सो अगर नाम नहीं है तो कैश सेल्स होता है, अगर नाम दिया है कस्टमर का तो क्रेडिट सेल होता है. उनको भी अभी समझा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी ये नहीं पता था, उनको भी आज ही समझा है. सो डोंट वरी. Last received commission of 15,000, charge CGST and SGST at 6% each. अभी received मतलब कैश received है यहाँ पर, या बैंक. सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. 15,000 पे 6%. ठीक है. ओके. सो अभी ये 10th वाला आज होमवर्क के लिए करोगे क्या? फोटो पाठवते की? आणि ह्याचं काय केलेलं आपण? एक्सरसाइज केलेला? हाँ ओरली केले, ओरली किया था ना ये, तो ये आता है ना अभी आपको मिसिंग फिगर्स वगैरह. तो कल कैश बुक स्टार्ट करेंगे एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एंड अगर इसमें कुछ डाउट है तो वो इलस्ट्रेशन 10 में. अभी का RTP आया है क्या?
अगर उसमें है कुछ जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन तो वो भी जर्नल एंट्रीज कर दो आरटीपी में से। अरे आ गए आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन। हाँ हाँ, वर्षाला राजकुमार अडुकिया आणि श्रीधर रूपाला। इनको आपको कन्विंस करना है कि हमारा टैक्स का सिलेबस कम करो। आप इंटर में जाने के बाद उनको बोलते हो कि वो फाउंडेशन में डाल दो जीएसटी तो हमारा कम हो जाए। इन दोनों को कन्विंस करना है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज। रोज शेड्यूलच करून ठेवायचे मेल, रोज 10ला मेल, रोज 10ला मेल, रोज 10ला, असं 100 दिवसाचं शेड्यूल लावूनच ठेवा। 100 दिवसांनी तुम्ही इंटर मध्ये जाणार आहात, कारण लक्षात आहे ना तुमच्या। नहीं, हमें क्या देखना था, आर्टिकल। ठीक है, वो आरटीपी आने के बाद उधर के भी हमें एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में टेक्स्ट बुक में जीएसटी के जर्नल एंट्रीज है उसमें से ड्राइंग्स के वगैरह नहीं थे, या परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न के भी नहीं थे, उसमें से परचेस सेल वाले हैं। सो वो बुक के हमें प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो टाइम पास है सब। सिर्फ सेल परचेस के हैं। तो ये 3 इलस्ट्रेशंस आपको सफिशिएंट है क्या जीएसटी के एंट्रीज के लिए? क्योंकि और कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस। जब आरटीपी एमटीपीज आ जाएंगे और मिल जाएंगे, क्योंकि अभी सीबीएसई के 11th स्टैंडर्ड के बुक में है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। वो देती हूँ फिर आपको सॉल्व करने के लिए। और कुछ इससे भी डिफिकल्ट आपको मिल गया तो उतना ही सॉल्व करो, सब सॉल्व नहीं करना है। हमें सीबीएसई की एग्जाम नहीं देनी है सब सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ओके, यस। सो आज आपको क्या करना है, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया, एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। ओके, बाय बाय।